हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि उनमें क्या क्वांटिटी एंड चेंज आए हैं। तो जब हम सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो ये वो इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, वेराज जो सोसाइटी में रहने के लिए हम कुछ इंस्टीट्यूशंस यानी कि कुछ यूनिट्स को जब इस्टेब्लिश करते हैं उन्हें सोशल यूनिट्स कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर जब हम बात करते हैं फैमिली की, ठीक है, तो फैमिली एक हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमें रहने के लिए, या कम्युनिटी एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे अगर आपको सोसाइटी में रहना है तो वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट होकर या टुगेदर यू हैव टू फॉर्म अ ग्रुप, ताकि आपको साथ में रहकर जो है सोसाइटी के पैटर्न्स में एडजस्ट कर सके, उनके कल्चर को, उनके नॉर्म्स को अडॉप्ट कर सके। तो सिमिलरली इन कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस को हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे कि वो कैसे इंडिया का पार्ट बने या प्री एग्जिस्टेंटली इंडिया का पार्ट थे, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड या करंटली या प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। सो स्टार्ट करेंगे विद द कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम की जब हम बात करते हैं कि इंडिया में कास्ट सिस्टम भी से प्रीडोमिनेंटली ही था, प्रिवेल कर रहा था, एंड ये चीज हमें जो है एक्चुअली में श्योर नहीं है, बट हमारे जो वैदिक टेक्स्ट है वो हमें ये सब बताते हैं। तो सिमिलरली स्टार्ट करते हैं कास्ट की डेफिनेशन से कि कास्ट क्या है, कि ईच ऑफ हेरिडिटरी क्लासेस ऑफ हिंदू सोसाइटी, कि ये एक हेरिडिटरी क्लास है यानी कि बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स क्लास है, हिंदू सोसाइटी में ही प्रेवलेंट है, साथ ही साथ डिस्टिंग्विश होती है बाय रिलेटिव डिग्रीज ऑफ रिचुअल प्योरिटी और पोल्यूशन एंड ऑफ सोशल स्टेटस। कि हम इसे डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं इस हेरिडिटरी को, बाय रिलेटिव डिग्रीज ऑफ प्योरिटी और पोल्यूशन। एक प्रिंसिपल आता है ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन जिसे हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, एंड साथ ही साथ सोशल स्टेटस, यानी कि कास्ट सिस्टम में हम सोशल स्टेटस को डिफाइन करते हैं हेरिडिटरी के बेसिस पे, एंड साथ ही साथ ये हिंदू सोसाइटी में प्रेवलेंट थी। ठीक है, तो हमने एक ही हिंदू सोसाइटी को एज अ होल कंसिडर किया, उनको काफी सारे स्ट्रैटिफिकेशंस में डिवाइड कर दिया, स्ट्रैटिफाई कर दिया इनटू वेरियस अदर फॉर्म्स, एंड साथ ही साथ डिवाइन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू प्योरिटी से लेके पोल्यूशन तक, उनको एक लेवल में हमने क्या किया, अरेंज किया, एंड साथ ही साथ उसे क्या नाम दे दिया हमने, कास्ट का। ठीक है, और जो कास्ट है ये वर्ड हमने बोरो कहाँ से किया है, ये वर्ड है हमारा पोर्टुगीज वर्ड, जो कि मीनिंग है उसका क्या, कास्टा, जिसका मीनिंग है प्योर ब्रीड्स। ठीक है, यानी कि जो टॉप ऑफ द हायरार्की होंगे दैट विल बी द प्योर ब्रीड, जिसको हम बोलते हैं प्योरिटी। ठीक है, पोल्यूशन जो है साथ ही साथ जो हम कंसिडर करते हैं जैसे जैसे हम अपने कास्ट सिस्टम में लोअर लेवल्स पे जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड वर्ण एंड जाति का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज्यादा आता है। तो वर्ण को जाति के साथ कंपेयर किया जाता है। वर्ण एंड जाति आर टू एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जो वर्ण का कॉन्सेप्ट है, हमने इनिशियली जो वर्ण वर्ड यूज किया था हमने डिफाइन करने के लिए किया था कलर। ठीक है, कि कलर के बेसिस पे जब हम किसी को डिस्टिंग्विश कर रहे थे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसे हमने वर्ण कहा था, वेरएज जाति इज अनदर वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं फॉर कास्ट। ठीक है, तो वर्ण को लेटर ऑन जो है कलर से हटा के हमने ऑक्यूपेशनल बेसिस पे कर दिया इन द अर्ली वैदिक पीरियड जब हम देखते हैं, एंड साथ ही साथ जब हम लेटर वैदिक पीरियड पे आते हैं तो ये जो हमारा वर्ण सिस्टम है इसी को ही हम कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द कास्ट सिस्टम। बट एक्चुअली में अगर हम मीनिंग देखें तो वर्ण को हमने कलर के साथ ही डिफाइन किया था। वेरएज जो वर्ण है इसमें एक और चीज है, उसे हम इसे एक्सक्लूड क्या क्या करते हैं, इसमें हम फॉरेनर्स को एक्सक्लूड करते हैं, स्लेव्स को, कॉन्कर्ड पीपल एंड अदर समटाइम्स रेफर टू एज पंचम्स, किनको हम एक फिफ्थ कैटेगरी की तरह लेकर चलते हैं कि एक फिफ्थ कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि जो फॉरेनर स्लेव्स वगैरह हैं ये हमारे चार जो वर्ण सिस्टम में जो चार हमने डिविजन्स की थी उसका पार्ट नहीं है, ये एक फिफ्थ कैटेगरी ही हम यहाँ पंचम्स जो है कंसिडर करके चलते हैं। साथ ही साथ जो जाति वर्ड है ये इट इज यूज टू रेफर टू एन इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट दैट इज एग्जिस्टेंट ओनली इन इंडियन लैंग्वेजेस, कि इंडियन लैंग्वेज या इंडियन रीजन्स में ही हम जाति वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर हम देखें अब रिलेशनशिप क्या है जाति एंड वर्ण के बीच में, कि वर्ण को जब हम डिफाइन करते हैं तो वर्ण तो ऑल ओवर इंडिया सेम ही तरीके से प्रेवलेंट था, यानी कि ऑल इंडिया एग्रीगेट जो है हमारी ये क्लासिफिकेशन है वर्ण की, कि ऑल ओवर वे में हमने चार जो है पार्ट्स में डिवाइन कर दिया था लोगों को। ठीक है, जब हम जाति की बात करते हैं, जाति जो है ऑल ओवर द कंट्री वॉज सेम, बट इनकी सब डिविजन्स भी बहुत ज्यादा है, इनकी डिविजन्स जो है एरिया टू एरिया भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो चार जो डिविजन्स होने के बाद भी इनकी सब डिविजन्स जो है इनको एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कन्वर्ट कर देती है। और जो वर्ण सिस्टम है इसमें हमने चार क्लासिफिकेशन की थी जो कि कॉमन टू ऑल पीपल इन इंडिया थी, वेराज जो जाति है वो एक हायरार्की है जहां पे लोकल डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से ये रीजन टू रीजन वेरी करती है। सो नाउ वील टॉक अबाउट कास्ट एंड फीचर्स। तो इसके फीचर्स क्या क्या है, तो अगेन वैदिक पीरियड की जो हम बात करते हैं,
कि अर्ली वैदिक पीरियड में हमारा जो वर्ण सिस्टम था, वहाँ पे उस टाइम पे कास्ट सिस्टम तो था ही नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल था हमारा माहौल, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो इंटरकास्ट मैरिजेस थी या इंटरवर्ण जो मैरिजेस थी उस टाइम पे, दैट वाज आल्सो अलाउड। पर धीरे धीरे जो हमारा क्या होता है, लेटर वैदिक पीरियड आते आते जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, एंड प्योरिटी एंड पोल्यूशन को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो कास्ट सिस्टम के कुछ फीचर्स भी है जिससे हम इसे डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली में कास्ट सिस्टम है भी या नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय बर्थ, कि जब आप किसकी कास्ट में पैदा होते हैं, यू पर्टिकुलरली बिलोंग टू दैट कास्ट टिल द टाइम यू डाई। इवन आफ्टर यू मैरी आपकी कास्ट जो है वो चेंज नहीं होती है। सो साथ ही साथ स्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे मैरिज रूल होते हैं कि आप इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एंडोगैमी, यानी एंडोगैमी इन द सेंस कि आप सेम ही कास्ट के मैरिजेस कर सकते हैं, कास्ट के बाद आप शादी नहीं कर सकते। एंड फूड शेयरिंग रूल्स, यानी कि आप किसके घर का खाना खाएंगे, किससे अपना खाना शेयर करेंगे, किससे खाना आप ले सकते हैं, ये सारे रूल्स जो है कास्ट सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। साथ ही साथ हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस होता है कि ऑलरेडी आपका जो रैंक आपको दिया गया है, आप ब्राह्मण फैमिली से या क्षत्रिय फैमिली से, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। एंड ये चीज़ ऑलरेडी हमें बताई गई है फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ कि ब्राह्मण्स आर एट द टॉप, क्षत्रिय एट द सेकंड, फिर से हमारे पास आते हैं हमारे वैश्यस एंड देन शूद्रास। ये ऑलरेडी डिफाइंड स्टेटस रहता है। और सब डिविजन्स भी रहती है इन स्टेटस की कि ब्राह्मण्स में भी कौन से टाइप के ब्राह्मण्स, कहाँ कौन से एरिया के ब्राह्मण्स, वहाँ पे फर्दर क्या सब डिविजन्स है, ये सारी की सारी ऑलरेडी इसमें डिफाइंड रहती हैं। इसके अलावा जो ऑक्यूपेशंस हैं, जब हम बात करें हमारी कास्ट सिस्टम की, वहाँ पे इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था कास्ट सिस्टम को तो ऑक्यूपेशनल बेसिस पे ही स्टार्ट किया था, यानी कि ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ प्रीस्टहुड को ही प्रीच कर सकते हैं ना, वो प्रीस्ट ही बनेंगे, उनका जो फर्दर ऑफस्प्रिंग होगी वो भी प्रीस्ट का ही काम करेंगे। एंड सिमिलरली जैसे क्षत्रियाज हैं वो किंग्स होते थे या वॉरियर्स होते थे, तो उसी का ही काम करेंगे, अकॉर्डिंगली वो चेंज नहीं कर सकते थे अपने ऑक्यूपेशंस को। तो यहाँ पे हम दो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं इन द कास्ट सिस्टम। पहली चीज है डिफरेंस एंड सेपरेशन, कि हम लोगों को क्या करते हैं, उनको एक तरह से आप कहेंगे कंसिडर करते हैं एज अ होल, तो उनमें हम डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, फिर उनको फर्दर जो है इंटीग्रेट या उनको सेपरेट कर देते हैं। दूसरी चीज कि होलिज्म एंड हायरार्की को, कि जैसे कि हमने हिंदी कम्युनिटी को एज अ होल कंसिडर किया, साथ ही साथ हायरार्की में उन्हें फर्दर डिफाइन कर दिया, किस बेसिस पे, ऑन प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बेसिस पे, कि टॉप मोस्ट पोजिशन पे वी हैव द प्योरेस्ट ब्रीड, देन वी हैव, जैसे जैसे हम नीचे वाली साइड जाते रहते हैं तो हमारे पास पोल्यूशन वाला जो कॉन्टेंट है वो ज्यादा आ जाता है। तो ये कास्ट सिस्टम के हमारे पास बिलीव्स हैं। तो फर्दर जब हम बात करें कास्ट सिस्टम की कलोनियलिज्म में, यानी कि ब्रिटिश पीरियड के टाइम की बात करते हैं, यहाँ पे हिस्टोरिकल जो है थोड़ा एस्पेक्ट मैं आपको समझाती हूँ कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उन्हें बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट किया इंडिया के कास्ट सिस्टम ने। तो बहुत सारे रिसर्चर्स, स्कॉलर्स की जब हम बात करते हैं उन्होंने बहुत सारी स्टडीज भी की इसके ऊपर। तो एक रीजन जो जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही इंडिया में सेंसस शुरू हुए, अराउंड 1881 से रेगुलरली 10 ईयर्स के बेसिस पे जो सेंसस होना शुरू हो गए थे, राइट। सो एक डेटा कलेक्शन का मेथड जो है हमने यूज किया, किस लिए, यानी कि ब्रिटिशर्स ने यूज किया ताकि जो हमारे सोसाइटी में डिफरेंट तरह की कास्ट है उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सेंसस जो माना जाता है दैट इज ऑफ 1901 सेंसस, जिनको किसकी देखरेख में कंडक्ट कराया गया था, हर्बर्ट रिजली के, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा लड़ाई वाला माहौल पैदा हो जाता है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन सेंसस की कलेक्ट तो कर ली, उसके बाद वो ये चीज ले डाउन करना चाहते थे कि कौन सी कास्ट जो है उसकी पोजीशनिंग एक्चुअली में क्या है, वो इस चीज को डिफाइन कर दे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑफिशियली जब रिकॉर्ड करने जाते हैं वो कास्ट सिस्टम के लिए जितनी भी आप कहेंगे वेरियस टाइप्स या हायरार्की सेट करने के लिए जब वो कॉल लेते हैं, तो उस टाइम पे जो वेरियस कास्ट पहले इनिशियली जो सेटल हो रही थी या सेटल हो चुकी थी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी इन द सोसाइटी, उनमें आपस में ही लड़ाई हो जाती है कि वी आर एट बेटर पोजीशन देन यू, ठीक है। तो ये चीज जो है इस वजह से क्या होता है, ये एक रीजन माना गया है, ठीक है, कि जो कॉलोनियलिज्म है उसने कास्ट सिस्टम को फर्दर जो है वो स्ट्रिंजेंट बना दिया था, क्योंकि इनिशियली या पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी तो कास्ट सिस्टम इंडिया में प्रेवलेंट था, बट वो ऑलरेडी फंक्शन कर रहा था, उस फंक्शन को जो है डिस्टर्ब करके और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है या स्ट्रिंजेंट जो है वो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने बना दिया। तो कहा जाता है एक तरह से कि जो कास्ट सिस्टम है उसको रिजिड करने में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का हाथ भी है कि वो इंडिया को फर्दर डिवाइड कर सके। दूसरी चीज आती है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स को लेके, ठीक है, कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के लिए जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्हीं को ही, जो आप कहेंगे लैंड ओनर्स उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ही थे, तो देखने के लिए या लैंड रेवेन्यूज वगैरह कलेक्ट करने के लिए अपर कास्ट के लोगों को ही रख लिया गया था। तो यहाँ पे जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया गया था। तो जो अपर कास्ट वाले हैं अगेन वो क्या थे, वो जो जितने भी प्रोड्यूस हो रही थी या जो जितने भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था उनकी देखरेख का काम जो है उन्हीं के हाथ में था। सो एज कंपेयर अगर हम करें उसे लो कास्ट के लोगों के साथ, उनको कहीं ना कहीं निग्लेक्ट
निग्लेक्ट किया गया था। तो फर्दर जो है ब्रिटिशर्स ने अब सोचा कि उन निग्लेक्टेड कास्ट को क्या किया जाए, उनके बेनिफिट के लिए भी कुछ काम किया जाए। सो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में क्या कहा गया कि उन्हें लीगल रिकॉग्निशन दी गई, ताकि नाम क्या दिया गया उन्हें साथ में, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स मार्क्ड आउट ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट बाय द स्टेट, कि स्पेशल ट्रीटमेंट देगी उन्हें स्टेट, और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का जो नाम उन्हें दे दिया गया बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये हुआ हमारे ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे। देन क्या होता है कि इंडिया आज़ाद होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस कैसे होती है वहाँ पे, इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या किया कि जो हमारे अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोग हैं वो दोनों मिलकर इकट्ठे आकर इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मास मोबिलाइजेशन होती है और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी होते हैं, अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी होते हैं, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का जब हम नाम लेते हैं तो वो भी दलित फैमिली से ही थे, राइट। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी लिखा। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि कास्ट सिस्टम को तोड़ने की बात की गई थी बाय द पॉलिटिकल लीडर्स एज वेल। तो उनमें कौन कौन थे, महात्मा गांधी भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, बाबा साहेब अम्बेडकर भी थे वेस्टर्न इंडिया में। तो बहुत सारे लीडर्स, श्री नारायण गुरु, अयोध्यादास एंड परियार जो थे इन द साउथ, इन सब ने सामने आकर कहा कि कास्ट सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए। तो एज अ रिजल्ट अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें जो है, अगर हम कहें जो लोअर क्लास के लोग थे उनके लिए भी प्रोविजंस बना दिए गए। बट जो रोल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे आता है उसकी अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात करें कि जैसे इलेक्शंस भी हो गया, गवर्नमेंट फॉर्म भी हो जाती है, उस टाइम पे गवर्नमेंट अगेंस्ट जरूर थी अनटचेबिलिटी के या कास्ट सिस्टम के, बट उन्होंने उसे अबॉलिश नहीं किया। क्योंकि अगर अबॉलिश कर देते तो जो हमारी सोसाइटी जिस पैटर्न पे सेटअप की गई है वो टोटली जो है उसका पर्पस डिफीट हो जाता। सो एज अ रिजल्ट उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन प्रोवाइड की, ताकि जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको रिजर्वेशन जरूर मिले, बट जब कॉम्पिटिशन की बात आती है तो वो इक्वल टर्म्स पे ही कॉम्पीट कर सके। बट एज अ रिजल्ट इनिशियली क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास जो अपर कास्ट के लोग थे उनके पास बहुत सारा एक्सेस था टू एजुकेशन ऑल्सो, टू जॉब्स ऑल्सो। तो जो अपर कास्ट के लोग थे वो ही ये सब परफॉर्म कर पा रहे थे, एजुकेशन को ले पा रहे थे। तो धीरे धीरे यहाँ पे हमारे पास अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो एक चीज हमने और पढ़ी थी अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए, कि जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम विलेज टू द सिटी लेवल, है ना, अर्बन एरिया पे माइग्रेट करते हैं क्योंकि वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन है। तो इनिशियली जैसे इंडिया आजाद होता है, इंडस्ट्रीज ऑलरेडी सेटअप होती है इन द बिगर सिटीज एज वेल, राइट। तो वहाँ पे जब लोग सेटअप होने जाते हैं, यानी कि लो कास्ट के लोग भी वहाँ पे सेटअप होने जाते हैं। तो एक रीजन हमने ये भी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि विलेज के लोग जो हैं अपनी सोशल आइडेंटिफिकेशन को छुपाने के लिए सिटी वाली साइड जो है वो सेटअप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे मिक्सिंग ऑफ कल्चर इजीली हो सके, क्योंकि उन्हें कोई पहचानता नहीं है एज कंपेयर टू विलेज में, है ना। तो सेम ही तरीके से अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट आया तो उस टाइम पे सिटीज में सेटअप होने चले गए बैक कास्ट के भी लोग भी। तो उस टाइम पे क्योंकि अब बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट था, फिलहाल अभी भी हमारा कास्ट सिस्टम, दो बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे, बट जितने भी हमारे अगर आप कहेंगे इंडस्ट्रीज के ओनर्स थे, दे ऑलवेज वांटेड कि उनकी ही जो सोशल स्टेटस के या उन्हीं की जो कास्ट के लोग हैं उन्हीं को ही वो एज एम्प्लॉय रख सके। बट लेटर ऑन इसे धीरे धीरे हम देखते हैं थोड़े बहुत चेंजेस इसमें आते हैं, एंड नाउ वी सी कि जो हमारा सोशल पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। हमारी सोसाइटी जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरमिंगल हो चुकी है, एंड साथ ही साथ एंडोगैमी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, यानी कि सेम कास्ट में मैरिज होना जो है वो लाजमी था, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते थे। वेराज 1980s की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा जो जाति वर्ड या कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, टिल डेट भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जातिवाद के बेसिस पे इलेक्शन जो है वो लड़े जा रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास संस्कृताइजेशन जो है उसे अडॉप्ट कर लेते हैं लो कास्ट के लोग। तो संस्कृताइजेशन का क्या काम है यहाँ पे, या जो वर्ड है क्या है, कि जब कोई भी कल्चर है आपस में, एक कल्चर दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू कर देता है। तो एज अ रिजल्ट कि लो कास्ट के लोग ये शो करने के लिए कि वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, दे स्टार्टेड वेयरिंग या दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ द अपर कास्ट, यानी कि ब्राह्मण्स की तरह ही पूजा करनी शुरू कर दी, जनेऊ पहनना शुरू कर दिया। तो ऐसी ऐसी जो कॉन्सेप्ट्स है या जो ऐसे ऐसे रिचुअल्स है जो लो कास्ट के लोग हैं, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके, उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया, यानी कि संस्कृताइजेशन करनी शुरू कर दी। तो साथ ही साथ कॉन्सेप्ट आया हमारे पास एक डोमिनेंट कास्ट का। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो वी हैड के जो जितना भी अपर कास्ट के लोग थे उनको जो है लैंड रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया था, लैंड ओनर्स बना दिया गया था। तो सिमिलरली वो लैंडलॉर्ड्स जो हैं, अब दे वर नॉट एक्चुअली सिटिंग देयर कि वो खुद से तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, उन्होंने फर्दर जो है क्या किया, उन्होंने फर्दर देखरेख रखने के लिए एक मिडलमैन को अडॉप्ट किया था, जो फर्दर क्या कर रहा था, जिनके अंडर लो कास्ट के लोग जो है वो पेजेंट्री का काम कर रहे थे, राइट। तो जो वहां पे बीच में देखरेख करने के लिए लोग रखे गए, दे बिकेम द डोमिनेंट पीपल। तो डोमिनेंट कास्ट हम किसको कहते हैं इस टाइम पे, कि जिनका नंबर ऑफ
जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो सिमिलरली जो यहाँ पे मिडिल पर्सन था जो बिल्कुल देख रेख कर रहा था, एक्चुअली में दे वर नॉट द ओनर्स बट वो कलेक्ट भी कर रहे थे, प्रोड्यूस को बेच भी रहे थे, सारा काम उन्हीं का था, तो उनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक पावर आ गई उस टाइम पे। सो एज अ रिजल्ट इनकी क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हम यादव्स की बात करते हैं बिहार में, जाट्स एंड जट्स की बात करते हैं पंजाब में, तो ये जो क्लास है या ये जो कास्ट है ये बहुत ज़्यादा अगर आप कहेंगे पावर में आ गई, इकोनॉमिकली भी एंड पॉलिटिकली भी, एंड टिल डेट भी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास कास्ट जो है सामने आई है। सो करंट सिस्टम की जब हम बात करें कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं इनिशियली तो उन्होंने क्या किया, संस्कृताइजेशन करनी शुरू कर दी, बट टिल डेट जैसे हम देखते हैं कि जो बेनिफिट्स उन्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, तो वो नहीं करना चाहते अपनी कास्ट आइडेंटिटी को चेंज, वो उसी के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिकॉज ऑल दे थिंक इज कि उनकी कास्ट आइडेंटिटी ही उन्हें इस टाइम पे बहुत सारे बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड कर रही है। सो एज अ रिजल्ट कास्ट सिस्टम प्रिवेल तो जरूर कर रहा है इस टाइम पे, बट जो कास्ट आइडेंटिटी है उसे अब लोग छुपाना नहीं चाहते। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ट्राइब्स की। तो ट्राइब्स की जब हम बात करेंगे तो जो ट्राइबल एरिया है, जो कॉलोनियल टाइम की जब हम बात करते हैं उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया था, क्योंकि जो ये टर्म है ट्राइब्स एक्चुअली में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने इस टर्म को यूज़ किया था इन लोगों को डिफाइन करने के लिए, किन लोगों को जो पर्टिकुलरली एलोप्ड रहना चाहते थे फ्रॉम द सोसाइटी, यानी कि वो सोसाइटी से बिल्कुल कट कर रहना चाहते थे। सो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बहस हुई कि जो ट्राइबल लोग हैं वेदर दे वर अ पार्ट ऑफ हिंदूज और नॉट। तो बट फिलहाल अभी हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है बेस्ड ऑन ट्रेड्स। तो ट्रेड्स जो है दो तरह के हैं, दैट इज परमानेंट ट्रेड्स जो कि ऑलरेडी उनके पास थे, जो वो फॉलो कर रहे थे उनकी प्रैक्टिसेस, वो ये ट्रेड्स, एंड साथ ही साथ कुछ एक्वायर्ड ट्रेड जो कि विद द चेंज ऑफ टाइम उन्होंने एक्वायर किए या लेने शुरू कर दिए। तो परमानेंट ट्रेड्स में क्या क्या है, रीजन की जब हम बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, इकोलॉजिकल हैबिटेट की बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनकी ऑलरेडी अगर आप कहें परमानेंट ट्रेड्स का पार्ट थी। तो जब हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तो कौन से ट्राइब्स हैं हमारे पास, चार तरह की कैरेक्टराइजेशन है, इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक एंड इंडो बर्मन। तो जिसमें जो इंडो आर्यन एंड द्रविडियन की जब हम बात करते हैं तो हम उन्हें हिंदूज का ही पार्ट मानकर चलते हैं। इसके अलावा बेसिस ऑफ फिजिकल एंड रेशियल टर्म्स जब हम डिवाइड करते हैं ट्राइब्स को तो वो नेग्रीटो, ऑस्ट्रेलॉइड, मोंगलॉइड, द्रविडियन एंड आर्यन कैटेगरीज। फिर से यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो द्रविडियन और आर्यन कैटेगरीज अगेन जो है इसे मेन स्ट्रीम हिंदूज का ही पार्ट मानते हैं। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ साइज की बात करते हैं तो साइज को लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन है, क्योंकि जोग्राफिकल एरियाज में डिफरेंटली जो है डिवाइडेड है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारे ट्राइबल एरियाज की है, अगर हम असम को छोड़ दें, ठीक है। तो बिगेस्ट ट्राइब्स जो है वो कौन से हैं, गॉन्स है, भील्स है, संथल्स है, ओरियंस है, मिनास है, बोडोज है एंड मुंडास है, ठीक है। इसके अलावा जब हम एक्वायर्ड ट्रेड्स की बात कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइवलीहुड की बात करें तो ट्राइबल्स को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, एज फिशरमैन, फूड गैदरर्स, हंटर्स हैं, कुछ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, पेजेंट्स हैं, कुछ प्लांटेशन करते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी हैं। एंड इसके अलावा अगर हम सेकेंडली कंसेप्ट जो आता है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी में, तो जो एक्वायर्ड ट्रेड्स में हम ये मतलब कंसिडर करते हैं कि जो हिंदू सोसाइटी का वो पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूरी है, यहाँ पे हिंदू मेन स्ट्रीम का भी पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। तो ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लोगों की इंक्लिनेशन हिंदू कल्चर की तरफ ज्यादा है तो वो जो है आप कहेंगे कि वो हिंदूज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है या हिंदू कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, दे आर यू कैन से अ पार्ट ऑफ द हिंदूज इटसेल्फ, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें मिक्स्ड रिएक्शन रहता है कि कुछ इंक्लाइंड है टुवर्ड्स हिंदूज, कुछ इंक्लाइंड नहीं है टुवर्ड्स हिंदूज। साथ ही साथ अगर हम मेन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि हिंदूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ट्राइब्स को ऑलवेज उन्होंने हिंदूज का ही पार्ट माना है, उनको इसी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्टेटस भी डिवाइड किया है उनका, या उनके लिए भी एक अलग से हायरार्की जो है उसमें उनको इंक्लूड किया गया है, बट बेसिकली उनको लो स्टेटस यानी कि शूद्रास का स्टेटस ही दिया गया है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें अब ट्राइब करियर ऑफ कॉन्सेप्ट की, तो 1960s में क्या हुआ, अगेन एक डिबेट छिड़ गई कास्ट एंड ट्राइब्स के बीच में कि जो ट्राइबल्स हैं वही जो है कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी कि वो हिंदूज का ही पार्ट है। सो इनिशियली ये चीज़ कही गई कि वो हिंदूज का ही पार्ट है, बट वो रहना नहीं चाहते हिंदूज के अकॉर्डिंगली, ठीक है, बट एक्चुअली में तो है तो वो हिंदूज का ही पार्ट है। सो इन रिटर्न ट्राइबल्स ने यहाँ पे ये चीज़ कही या ये चीज़ सामने लेकर आया कि कास्ट सिस्टम हमारे ट्राइबल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्राइबल जो रिचुअल्स हैं उनका, या आप कहें ट्राइबल नॉर्म्स हैं उनका पार्ट ही नहीं बनते। क्यों? क्योंकि जब हम कास्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं हमारे पास बहुत तरह की डिफरेंट तरह की हायरार्कीज होती हैं। हायरार्कीज दो भी है बट हम इतने रिजिड है ही नहीं कि हम कास्ट सिस्टम को फॉलो कर सके। इसके अलावा जब हम ट्राइबल्स को कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे हम प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट तो यूज ही नहीं
नहीं करते, जो कि कास्ट सिस्टम का एक मेजर आप कहेंगे कि क्लासिफिकेशन में जब हमने इसका फीचर पढ़ा था कि कास्ट सिस्टम का एक जो मेन फीचर है दैट इज ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, क्योंकि वो उसी के बेसिस पे तो हमने हायरार्किकल डिवीजन की थी, वेरएज ट्राइबल्स में वो चीज हम फॉलो ही नहीं करते. सो वी ट्राइबल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, कि हम जो ट्राइबल्स हैं वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कास्ट इटसेल्फ. तो 1970 में फाइनली क्या हुआ, हमने ये चीज देखी कि जितनी भी डेफिनेशंस ट्राइबल्स को डिफाइन कर रही थी दे वर ऑल फॉल्टी डेफिनेशंस. और जो नॉन ट्राइबल लोग हैं जिन्हें कंसिडर किया जा रहा था कि जैसे कि जो ट्राइबल लोग हैं उन्हें कहा जाता था कि डिफरेंटली कि वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल ईटर्स हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट. तो अब हम ये चीज़ भी देख रहे हैं 1970s में कि जो नॉन ट्राइब्स हैं वो भी हंटिंग एंड गैदरिंग का काम शुरू कर देते हैं. सो एज अ रिजल्ट जितनी भी डेफिनेशंस थी वो फॉल्टी डेफिनेशंस ही कंसिडर हो गई. सो एज अ रिजल्ट क्या किया गया, अब डेवलपमेंट के नाम पे जितने भी हमारे ट्राइबल एरियाज थे उन्हें ये चीज़ कहा गया कि आपको हम हिंदूज का पार्ट बनाते हैं, आपको हम एंड संस्कृताइजेशन अलाउ कर देते हैं. इन रिटर्न आप क्या करेंगे, आप अपने हैबिटेट्स को छोड़ेंगे. यानी कि एज अ रिजल्ट देयर लैंड्स वर कॉलोनाइज्ड एंड फॉरेस्ट वर कट डाउन इन द नेम ऑफ क्या, डेवलपमेंट. सो इसे एक एक्सप्लॉयटेटिव एंड पॉलिटिकल इनकॉर्पोरेशन की तरह कंसिडर किया गया कि ताकि आप उनको एक सोसाइटी में स्टेटस प्रोवाइड कर सके, क्योंकि इनिशियली तो वो तो इलोप रहना पसंद करते हैं ना सोसाइटी में. तो सोसाइटी में आप उनको एक स्टेटस प्रोवाइड कर रहे हैं इन रिटर्न ऑफ देयर होम इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. सो जो ट्राइब्स हैं उन जो कुछ अगर आप कहें सोशियोलॉजिस्ट उन्होंने कहा कि ट्राइब शुड बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी फिनोमिना एंड दे आर अराइजिंग आउट ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव एंड कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट बिटवीन प्री एग्जिस्टिंग स्टेट्स एंड नॉन स्टेट ग्रुप्स लाइक द ट्राइब्स. कि जो प्री एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं एंड नॉन स्टेट ग्रुप्स हैं जो कि ट्राइबल्स हैं उसके बीच में आप उसे सेकेंडरी फिनोमिना की तरह इन्हें कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये दे आर अराइजिंग आउट ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियलिज्म. यानी कि जो कॉलोनियलिज्म के टाइम पे यूज हो रही थी बहुत सारे, अगर आप कहें फॉरेस्ट को जैसे कट डाउन किया जा रहा था, क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज है दे आर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड आइदर जब हम कहें फॉरेस्ट वाले एरिया में या मिनरल्स वाले एरिया में, तो उनके लिए मिनरल्स को एक्सप्लॉयट करना या फॉरेस्ट को कट डाउन करना बहुत ही आम बात थी ब्रिटिशर्स के लिए, राइट, ताकि वो डेवलप कर सके या जो रेवेन्यू है जनरेट हो रहा था उसी वजह से. सिमिलरली जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई उस टाइम पे सेम ही चीज को फॉलो किया जा रहा था. सो इसीलिए जो सोशियोलॉजिस्ट है वो ये भी बिलीव करते हैं दैट दे शुड बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी फिनोमिना जो कि अराइज हो रहे हैं आउट ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियलिज्म. ठीक है, क्योंकि अगर हम कंसिडर करें आदिवासी को, हम अभी ही उन्हें बैकवर्ड जो है कंसिस्ट कर रहे हैं या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बट आदिवासी वर नॉट ऑलवेज ऑप्रेस्ड ग्रुप्स. यानी कि उनकी जो अगर आप बात करें पॉपुलेशन वाइज भी पहले बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कुछ एरियाज की या जो कुछ किंगडम्स की, दे वर वेरी लार्ज इन साइज. ठीक है, जैसे अगर हम राजपूत किंगडम्स की बात कर रहे हैं ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, दे वर एक्चुअली ऑल्सो आदिवासी एंड साथ ही साथ वो भी बिजनेस को परफॉर्म करते थे, यानी कि ट्रेडिंग करते थे. इन ट्रेडिंग ऑफ एलिफेंट्स की बात आ गई, जैसे वुड को ट्रेड करते थे. तो बहुत सारी नेचुरल हैबिटेट्स जहाँ पे वो रिच एरियाज में रहते थे वो उनका भी अगर आप कहें बिजनेस जो है या कारोबार या जो एक्सचेंज है वो करते थे. एंड दे वर वेल रिस्पेक्टेड किंगडम्स ऑफ देयर पर्टिकुलर एरियाज. तो उन्हें जो है बैकवर्ड का दर्जा देना बिल्कुल सही इस टाइम पे अगर आप कहें, हम कंसिडर अभी जरूर कर रहे हैं उन्हें बैकवर्ड, बट दे वर नॉट ऑलवेज बैकवर्ड. सो नेक्स्ट अगर मेन स्ट्रीम का एटीट्यूड टुवर्ड्स द ट्राइबल एरियाज देखें तो कॉलोनियलिज्म पीरियड में अगेन जो मनी लेंडर्स हैं उनके झांसे में आकर उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था. इंटरफेरेंस होती थी नॉन ट्राइबल पीपल की, ठीक है, कि ट्राइबल एरियाज में नॉन ट्राइबल पीपल घुस के आ जाते थे. सो एज अ रिजल्ट बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई ब्रिटिशर्स के साथ, रिबेलियंस भी उठे ट्राइबल एरियाज के विद द नॉन ट्राइबल एरियाज या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी. तो एज अ रिजल्ट क्या हो गया था कि कुछ एरिया को रिजर्व्ड एरिया जो है घोषित कर दिया था उस टाइम पे गवर्नमेंट ने. तो क्या होता था, वहां पे नॉन ट्राइबल जो लोग हैं वहां पे नहीं जा सकते थे. ठीक है, सो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आइसोलेशनिस्ट एंड इंटेग्रिस्ट का. ठीक है, आइसोलेशनिस्ट कहते थे कि जो ये लोग हैं इन्हें बचाने की, या जो ट्राइबल लोग हैं इन्हें बचाने की जरूरत है फ्रॉम द मनी लेंडर्स, एंड साथ साथ दे डू नॉट वांट टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल. ठीक है, तो इन्हें बचा के रखने की या प्रिजर्व करने की जरूरत है. वेराज इंटेग्रिस्ट कहते हैं कि इन्हें इंटीग्रेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी कि आप इन्हें डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर दीजिए. वही बात कि उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाए, उन्हें डिवाइड किया जाए. ठीक है, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. तो जो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब हमने पास किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी डिबेट्स होते थे वहां पे इंटेग्रिनेस का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा बोलबाला था उनका, कि जो सोसाइटी है ट्राइबल सोसाइटी है दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन एज वेल. तो उन्हें हम एक तरह से इग्नोर नहीं करेंगे, बट अगर हम डेवलपमेंट के नाम पे अगर उन्हें उनका हैबिटेट मूव करना पड़े तो हम करेंगे वो चीज़. तो सिमिलर चीज़ जो है
उन्होंने की। तो लिमिटेड इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसे यूज़ किया, यानी कि जब डैम्स की कंस्ट्रक्शन हुई या बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने लग गई तो उनका जो घर है उनसे छीन लिया गया इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। सो मेन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं ये चीज़ तो अभी भी ट्राइबल्स को हम कहीं ना कहीं बैकवर्ड क्लास में गिनते हैं। सो अब नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट की जब हम बात करें कि डेवलपमेंट एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, कि उनका घर उनसे छीन लिया डेवलपमेंट के नाम पे। साथ ही साथ जो स्टेट ऑफ झारखंड है दे ऑल्सो फेस डाइल्यूशन, क्योंकि अब झारखंड वाला एरिया, छत्तीसगढ़ वाला जब हम एरिया को कंसिडर करते हैं मिनरल रिच एरियाज हैं, तो अब जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ट्राइबल एरियाज हैं या जो ट्राइबल लोग हैं वो जनरली मिनरल रिच एरियाज में या फॉरेस्ट रिच हैबिटेट्स में वहीं पे ही रहते थे। सो एज अ रिजल्ट जैसे झारखंड वाली स्टेट है वहाँ पे बहुत सारे जो है नॉन ट्राइबल लोग हैं वो आने लग गए क्योंकि इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होने लग गई। सिमिलरली जब त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा की जो पॉपुलेशन डाइल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हो गई, अराउंड 50% तक हो गई। सो नाउ ऐसी कंडीशन आ गई है कि त्रिपुरा में जो ट्राइबल लोग हैं वो खुद ही माइनॉरिटी में आ गए हैं, क्योंकि जो नॉन ट्राइबल्स है उनका जो एरिया है बहुत ज्यादा, या जो आप कहें जो नॉन ट्राइबल्स हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो एज अ रिजल्ट जो ट्राइबल एरिया है वहां पे इंटरफेरेंस एज अ रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है ऑफ द नॉन ट्राइबल पीपल इटसेल्फ। सो नेक्स्ट, अब ट्राइबल आइडेंटिटी को अगर हम अभी देखें तो जो ट्राइबल लोग हैं उन्होंने बहुत सारे जो है, अगर आप कहें कि बहुत सारे जो उन्होंने किया है कोशिश के इस सारे डिस्प्यूट को ख़त्म किया जाए, बट जो डिस्प्यूट जो है हमेशा उनके अगेंस्ट ही किया है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी रहा है कि स्टेट ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ के स्टैब्लिशमेंट होगा जो प्योरली ट्राइबल स्टेट्स भी है जिन्हें नाम दे दिया गया है। वेरएज जैसे सिटीजन ऑफ मणिपुर एंड नागालैंड है उनको कंसिडर नहीं किया जाता या उनको फुल राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन नहीं दिए जाते क्योंकि उन्हें डिस्टर्ब्ड एरियाज जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। वेरएज ग्रेजुअल इमर्जेंस हो रही है ट्राइबल लोगों के बीच में एक ऐसी मिडिल क्लास की, ताकि जो कि रिच भी हैं, कमा भी रहे हैं और एजुकेटेड भी हैं, बट जो पुअर अगर आप कहें ट्राइबल पीपल है दे डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ रिसोर्स, क्योंकि वो खुद से भी आप कहेंगे कि दे आर नॉट सफिशिएंट या दे आर नॉट एफिशिएंट इनफ कि वो अभी फिलहाल बैकवर्डनेस से उठकर फिलहाल सामने आए। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फैमिली एंड किनशिप की, तो फैमिली की अगर हम बात करें सो द बेसिक यूनिट जिसको फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी में एक फैमिली का होना, राइट। तो जो स्ट्रक्चर है हर एक फैमिली का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहता है। डिफरेंट इन द सेंस कि कुछ फैमिली जो है वो न्यूक्लिएटेड फैमिली है, कुछ जॉइंट फैमिली होगी, कुछ फैमिली ऐसी होगी जिसमें बच्चा जो है या ऑफस्प्रिंग जो है या थर्ड जनरेशन जो है उसे फर्दर टेक केयर करने के लिए फर्स्ट जनरेशन जो है वो पार्ट ले रही है क्योंकि पेरेंट्स आर आउट फॉर यू कैन से फॉर द जॉब, है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो फैमिली का बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है, हर एक फैमिली का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एंड ये किस चीज़ पे बेस हो रहा है, ऑन पॉलिटिकल कंडीशंस आल्सो ऑफ अ स्टेट, कि कुछ फैमिलीज में जैसे अब कोई पॉलिटिकल लीडर के बच्चे हैं तो उनकी जो अगर आप कहेंगे कि जो फैमिली का स्ट्रक्चर है डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू अ नॉन पॉलिटिकल फैमिली। सिमिलरली इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे भी अगर आप बात करें तो फैमिली में जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पे अगर आप विलेज का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे अगर मेल जो है दे आर गोइंग आउट टू वर्क इन द सिटीज एज वेल, तो वहाँ पे फैमिली का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। कल्चरल अगर बात करें वहाँ पे फैमिली डिफरेंट होती है, कहीं मैट्रियार्की कहीं पैट्रियार्की होती है, मैट्रिलिनियल पैट्रिलिनियल होती है, ठीक है। देन एजुकेशनल अफेयर्स की जब हम बात करें कि एजुकेशन के बेसिस पे भी फैमिली अगेन उनकी जो है स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहती है। और ये चेंजेस जो है फैमिली में इनिशियली जो अगर हम कंसिडर करते हैं इंडिया को हम बेसिकली दो पार्ट्स में फैमिलीज में डिवाइड करते हैं, न्यूक्लिएटेड एंड जॉइंट फैमिलीज में ही, राइट। सो इंडिया में इनिशियली जो है अगर हम देखते हैं कहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ही था, बट अगेन ये कल्चर टू कल्चर ही डिपेंड करता रहा है। तो जो चेंजेस है हमारे अभी जो भी होते हैं, जैसे अब यहाँ पे अगर कंसिडर करें विलेज वाला एग्जाम्पल कि जो मेल है या जो डोमिनेंट मेल है वो सिटी में जाके काम कर रहा है, यहाँ पे पीछे जो मदर है वो फैमिली का सारा टेक केयर कर रही है। सो ये जो चेंजेस हैं दे समटाइम्स हैपन अनएक्सपेक्टेडली, या कई बार होता है कि डेलिबरेटली भी होता है। अनएक्सपेक्टेडली तब कि जब घर छोड़कर जा रहे हैं काम करने के लिए बाहर, राइट। डेलिबरेटली कि जैसे कि अब एजुकेशन को लेने के लिए कोई सिटी में मूव हो रहा है फ्रॉम विलेज, तो वो डेलिबरेट हमारे पास चेंजेस आते हैं। कुछ चेंज होते हैं इन द फैमिली जब हम बात करें कि विद रिस्पेक्ट टू मैरिज की जब हम बात कर रहे हैं या सेम जेंडर मैरिज की बात कर रहे हैं या आउट ऑफ द कास्ट व्हेन वी मैरी समवन एल्स, तो वो जितने भी चेंजेस आते हैं वो एक सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस या आप कहें कल्चर में या एक फैमिली में बहुत सारे नॉर्म्स में चेंजेस लेकर आते हैं, उनकी वैल्यूज में चेंजेस लेके आते हैं। तो जनरली जो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक नॉर्म्स या वैल्यूज में चेंजेस लेके आती
लेके आई जाती है ऐसे चेंजेस के साथ। तो जो फैमिली है उसे एक कहीं वायलेंट तरीके से या उस चेंज को एक तरह से अपने आप में थ्रेट ही मानकर चलती है, एंड एज अ रिजल्ट उसको एक फैमिली जो है हमेशा से अपोज करती आई है। जैसे अब हम सेम जेंडर मैरिज की जब हम बात कर रहे हैं तो हमेशा से सोसाइटी का क्योंकि पैटर्न ही यही रहा है कि ऑपोजिट जेंडर मैरिजेस होती रही है, राइट। सो उनको बेसिक नॉर्म्स को चेंज करने में या एक्सेप्टेंस लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे रिजेंटमेंट फिलहाल हम देखते हैं सोसाइटी में है। सो नेक्स्ट हम बात करें फॉर्म्स ऑफ फैमिलीज की, कि एक न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है, जहां पे हमारे पास 2 जनरेशन यानी कि 1 सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं एंड देयर ऑफस्प्रिंग होती है, ठीक है। एक्सटेंडेड फैमिली की बात करते हैं, जनरली वी हैव 3 जनरेशंस टुगेदर, राइट। सो जब हम आईपी देसाई की बात कर रहे हैं कि जो जॉइंट फैमिली है जिसको हम बात कर रहे हैं कि हमारे इंडियन कल्चर का बहुत ही पुराना पार्ट रह चुका है, जॉइंट फैमिली का जो भी वर्ड्स इंडियन कल्चर में यूज होते हैं वो हमेशा से इंग्लिश में ही या इंग्लिश वर्ड जॉइंट फैमिली से ही डिराइव किए गए हैं। सो इसके अलावा मैट्रिलोकल फैमिली की जब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी न्यूली मैरिड कपल है वो लड़की के घर पे ही रहेगा, पैट्रिलोकल में जो न्यूली मैरिड कपल है वो लड़के के घर पे रहेगा। मैट्रिलिनियल में कि जो सोसाइटी है या जो एक फैमिली है वो पास कर देती है अपनी प्रॉपर्टी, यानी कि एक जो मदर है वो अपनी प्रॉपर्टी डॉटर को ही देती है, अपने सन को नहीं देती। पैट्रिलिनियल में वी सी कि फादर जो है अपनी प्रॉपर्टी वो सन को ही देगा। पेट्रियार्की में भी सी कि जो स्ट्रक्चर है फैमिली का जिसमें अथॉरिटी की बात है, डोमिनेशन की बात आती है, वो ऑफ द एल्डेस्ट मेल की आती है। मैट्रियार्की की जहां पे एल्डेस्ट फीमेल जो है शी प्लेज अ डोमिनेंट रोल। सो ये हमारे पास फॉर्म्स ऑफ फैमिली हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।